17 जुलाई तक हुकूमत बच गई तो ज़मीनी इलेक्शन भी देखना ही। अच्छा, आपको लगता है 17 जुलाई से पहले हुकूमत जा सकती है? सर, हर दफा यही हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर टीवी पे नजर आते हैं, लोग गाड़ियां लेके पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं, बोतलें लेके पहुंच जाते हैं, जो जिसके पास होता है। पहले ही आपकी जो मेन जो सनदें हैं जिसमें टेक्सटाइल है वो बर्बाद हो गई है, सीमेंट है वो चिल्ला रहे हैं, स्टील है वो चिल्ला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आई कि ये ऐलान तो वजीर खजाना साहब ने कर रहा था, आज वजीर आजम साहब खुद आके ये ऐलान कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। उसके लिए हम पहले से आपको बताएं कि हुकूमत पूरी तैयारी करके बैठी थी, जो मुसलसल हम 10 जून से आपको बता रहे हैं कि वो तमाम तर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत 30 जून तक आपको बताएगी, और वो तमाम चीज़ें भी जिसका जिक्र बजट में मौजूद नहीं था। बजट की तकरीर और बजट के डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ वही चीज़ें शामिल थीं जिसे हम कहेंगे 30 से 35% जो अच्छी अच्छी बातें थीं या माजी की हुकूमत के खिलाफ तमाम तर इल्ज़ामात थे। असल चीज़ अब शुरू हो चुकी है जो हर नए दिन के साथ आपको एक खबर की सूरत में नज़र आती है। आज की दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक ये है कि इस वक्त जो है वो सेल्स टैक्स उसमें इजाफा कर दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, टैक्स में इजाफा कर दिया गया। अब 10% जो है वो टैक्स इंडस्ट्रीज़ पर लगाया जाएगा, और साथ ही साथ माहाना जो सालाना आमदन है उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। उसके थोड़े से आदाद व शुमार में आपको बता दूं कि इंडस्ट्री जिस पर टैक्स लग रहा है उसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सीमेंट है, स्टील इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस, और जो टर्मिनल है उन पर टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही साथ फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल जो है सेक्टर, वो आप देखिए कि उस पर टैक्सेस लगाए जाएंगे। बेवरेजेस और सिगरेट पर भी टैक्स लगाया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पर भी टैक्स लगेगा, गाड़ियां महंगी होंगी। और उसके बाद सालाना जो 15 करोड़ से ज्यादा आमदन कमाने वाले हैं उन पर 1% टैक्स लगाया जाएगा। वजीर आजम साहब ने आज ये बता दिया है। उसके बाद जो है 15 करोड़ के बाद 20 करोड़ रुपए जो है उस पर जो 2% टैक्स है वो लगाया जाएगा। ये 20 करोड़ रुपए सालाना जो लोग आमदन बना रहे हैं। 20 के बाद जो फिगर आता है वो है 25 करोड़ रुपए का। तो 20 करोड़ के बाद जो 25 करोड़ रुपए सालाना है उन पर 3% टैक्स आयद कर दिया गया है। ये आमदन पर टैक्स है, जो बार बार कहा जा रहा था कि हम ज्यादा टैक्स वो लगाएंगे। तो ये 30 करोड़ रुपए पर जो है वो आप देख रहे हैं कि आमदन पर वो 4% टैक्स वो आयद होगा। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के हवाले से टैक्स है, और जो 30 करोड़ रुपए तक के टैक्सेस 15 करोड़ रुपए से लेके 30 करोड़ रुपए सालाना पर वो जो टैक्सेस का बढ़ाया गया है, ये कौन लोग शामिल हैं। सादा बात है, पाकिस्तान में कोई आदमी इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं लेता कि उसकी आमदन 15 करोड़ रुपए सालाना हो और वो 1% टैक्स ले। इनकम टैक्स ऑलरेडी जो दिया जा रहा है उससे बात की बात है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट पर, कारोबारी लोगों पर ये टैक्स लगाया जा रहा है। तो क्या कारोबारी लोग अपनी जेब से वो टैक्स देंगे? ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। वो तमाम तर जो प्रोडक्ट्स वो तैयार कर रहे हैं वो उस पर टैक्स उसकी कीमतें बढ़ाने के बाद लेंगे। और जो इंडस्ट्री पर अलग से 10% टैक्स लगा दिया गया है, उस इंडस्ट्री की सादा सी मिसाल मैं आपको दूं कि अगर आप सीमेंट की इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया, इस वक्त 1250 रुपए सीमेंट की बोरी है, 10% उस पर टैक्स लग गया है, तो वो टैक्स आपकी एक आम आदमी की जेब से निकलेगा अल्टीमेटली, क्योंकि फ्लैट, मकान, घर, कंस्ट्रक्शन वो आपने करवानी है, और वहां से वो टैक्स जो है वो वसूली आपके ही से होगी। तो 1250 रुपए की बोरी अब ऑटोमेटिकली 1 जुलाई से 1370 रुपए की हो जाएगी, अगर बाकी टैक्सेस के अलावा सिर्फ मैं इस टैक्स के हवाले से बता रहा हूं। इसी तरह से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पर टैक्स लग रहा है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पर जब टैक्स लग रहा है तो उसमें गाड़ियों की कीमतें ऑटोमेटिकली अब बढ़ जाएंगी। एक तो टैक्सेस बढ़ाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगी। तो इसी तरह जो शुगर इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया गया है, तो शुगर माफिया के हवाले से तो पहले बहुत ज़्यादा बात की जा रही होती है कि वो टैक्स जो है उनके रिबेट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मामलात हैं, वो टैक्स पहले ही चोरी कर रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। तो ये तमाम तर मामला है। कहा जा रहा है कि मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, उन मुश्किल फैसलों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। जो सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए
कि एक बजट था जो 12 जून को था और रोजाना की बुनियाद पर बजट आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तर चीजें सामने लाई जा रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मुश्किल फैसले हैं, इसके बाद आसानी होगी। वो आसानी क्या होगी सर? देखिए अब तक तो यही हो रहा है कि जो ही ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और उनके फाइनेंस मिनिस्टर जब भी मीडिया से या अवाम से बात करते हैं, उसके बाद एक पूरी धमा चौकड़ी मच जाती है, स्टॉक मार्केट गिर जाती है, डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और एक इकोनॉमिक क्योस जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि ये जब भी पब्लिक इंटरेक्शन इनका हुआ है, अब तक हर दफा यही हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर टीवी पे नजर आते हैं, लोग गाड़ियां लेके पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं, बोतलें लेके पहुंच जाते हैं, जो जिसके पास होता है वो पहुंच जाता है कि अब तेल की कीमत ऊपर गई। जब भी जो है वो शहबाज शरीफ बात करने लगते हैं, उस वक्त भी जो हमारा फाइनेंस सेक्टर है, कारोबारी हजरात हैं, उनके दिल बैठ जाते हैं और वो ये बात कर लेते हैं कि उनको जो है एक और बहुत बड़ा उनको ये एक क्योस जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। जो है यही हो रहा है बार बार और हम देख रहे हैं कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ और वो अब बढ़ता जा रहा है और अब हमें शक ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया न कर। लेकिन फवाद साहब वो कह रहे हैं हमारे पास जब इक़्तिदार संभाला दो रास्ते थे, एक ये है कि रिफॉर्म्स करते चले जाते इलेक्शन की तरफ, दूसरा उन्होंने कहा कि सख्त मामला था कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला जाए, हमने सियासत नहीं रियासत बचाने का सोचा है। वो कह रहे हैं मुश्किल फैसले तो हम रियासत के लिए कर रहे हैं। ये दलील इक़्तिदार से चिमटे रहने का एक बहाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आपने इक़्तिदार संभाला था, पाकिस्तान में डॉलर जो था वो अपने कंट्रोल में था, पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे थे, पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेस जो है उनमें इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा था, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस के बाद से पाकिस्तान एक दिवालियापन का शिकार हुआ है, एक मुआशी बहरान का शिकार हुआ और एक सियासी बहरान के नतीजे में ये मुआशी बहरान आया। और ये सियासी बहरान इन लोगों ने किसी मुल्क के कहने के ऊपर क्रिएट किया, एक साजिश के जरिए क्रिएट हुआ और उस बहरान के नतीजे में अब मुआशी बहरान पैदा हुआ है। मुआशी बहरान के नतीजे में सियासी बहरान पैदा नहीं हुआ, सियासी बहरान के नतीजे में मुआशी बहरान पैदा हुआ। और ये जो इनकी बातें हैं, इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुमकिन होगा नहीं। और हमने ये तरीके इंसाफ की जो अवाम की जदोजहद है और हमारा फैसला ये है कि इनको हम जल्द से जल्द इक़्तिदार से फारिग करें ताकि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जा सके। जो सर करने का आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द किया जाए, वो कैसे है? अब ज़िमनी इलेक्शन है वो तो चले आ रहा है, आम इंतखाबात की जानिब वो जा नहीं रहे हैं, आपका प्रेशर अपनी जगह पर, तो कैसे सर इनको घर भेजेंगे? वो क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला तो अवाम का ही, अवाम का प्रेशर बढ़ जाता है तो हुकूमत नहीं कर सकती। ये बातें ये करने वाली कि हम रह जाएंगे कर लेंगे, जो हालात जा रहे हैं इनमें ये कहीं पे भी ठहरते नजर नहीं आ रहे और बड़ी अच्छा वो क्या वजूहात हैं इस जब भी गवर्नमेंट आई है कि मामलात संभल नहीं पा रहे, बर वक्त फैसले ना करने की, या फिर जो एतमाद है चाहे वो IMF का हो या फिर इन्वेस्टर्स का हो, बिजनेसमैनों का, वो हुकूमत पर नहीं बन पा रहा जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है? किसी भी मुल्क में आपको मईशत के लिए एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अगर आप इस तरह का सियासी इस्तेहकाम पैदा कर दें और आप समझें कि आपकी मईशत ठीक हो जाएगी, ये तो बेवकूफाना बात। एक इस वक्त एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, 184 सीटों वाली पार्टी 154 सीटों वाली पार्टी को इक़्तिदार से बाहर करके 84 सीटों वाली पार्टी को इक़्तिदार दे दिया गया। उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हुआ और ये सियासी बहरान अब बढ़ता जा रहा है। सियासी बहरान के खात्मे के लिए को मामलात बात हो रही है, बैकडोर भी डिप्लोमेसी होती है जिस तरह, उसी तरह बैकडोर सियासी मामलात भी होते हैं, तो कुछ बात जाएं, क्योंकि वो तो अब बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के है वो ये किया जाए कि ग्रैंड डायलॉग की बात की जाए, नेशनल डायलॉग की बात की जाए। तो सर वो तो चाहते हैं नेशनल डायलॉग की सूरत में इस रियासत को बचाया जाए। बिल्कुल नेशनल डायलॉग होना चाहिए, नए इंतखाबात की तारीख अनाउंस करें और उसके बाद नेशनल डायलॉग होना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन कैसे फारिग किया जाए
इसकी जगह नया इलेक्शन कमीशन लाया जाए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हम बढ़े, निज़ाम की तरफ बढ़े जहाँ लोगों को ये हक हो कि वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे और तब्दील करेंगे। किसी मुल्क के कहने के ऊपर किसी साजिश के नतीजे में हुकूमतें ना आनी चाहिए ना जानी चाहिए। जो सब अब आखिरी में सवाल ये है कि ज़िमनी इलेक्शन है सर, ज़िमनी इलेक्शन का बड़ी एक तयन आप समझते हैं कि आम इंतखाबात या इस हुकूमत के हवाले से वो कर लिया जाएगा, या फिर आप मुतमईन हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे, और फिर पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और तरीकाकार आपको पता है जिस तरह से लगाई जाती है, पटवारियों से लेकर तो यहाँ पर जो है DPO और DCOs तक, तो आप मुतमईन हैं इस वक्त? 17 जुलाई तक हुकूमत बच गई तो ज़िमनी इलेक्शन तक देख नहीं। अच्छा, आपको लगता है 17 जुलाई से पहले हुकूमत जा सकती है सर? फवाद चौधरी साहब अगर आप सुन सकते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ करें कि अगर हुकूमत बच गई तो ज़िमनी इलेक्शन भी देखा जाएगा, लेकिन मामला इस वक्त यह है कि बड़ा अहम कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये हुकूमत के बस में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जो है वो हम बात करेंगे कि इस वक्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या सोच रहे हैं, कारोबारी हजरात आज के इस इकदाम के बाद किस तरह का फैसला करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये समझ नहीं आ रही होती है कि कितने टैक्सेस हैं जिनके बारे में आपको बताना है। हर बार एक नया टैक्स होता है तो हम पिछले टैक्स के बारे में भूल जाते हैं। ये मामला है कि इतने टैक्सेस लगा दिए गए, ताजिर जो पहले कह रहे हैं कि कारोबार है नहीं वो टैक्स देंगे कैसे। अब एक और मामला बड़ा अहम था कि ताजिरों ने खुद कहा कि फिक्स टैक्स लगा दिया जाए तो वो आसान होगा। अब वो जब फिक्स टैक्स लग गया है तो अब ताजिरों की क्या इसके हवाले से बात है, फिर जो जिस इंडस्ट्रीज पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ SM शहजाद साहब मौजूद हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हवाले से हम बात करेंगे। ऑटोमोबाइल पे भी अब टैक्सेस लगे हैं, गाड़ियों की कीमतें ऑटोमोबाइल की वो बढ़ जाएंगी और उसके बाद सिचुएशन क्या होगी। SM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है, कार डीलर एसोसिएशन के सदर है। बहुत शुक्रिया SM शहजाद साहब आपके वक्त का। सर मुझे ये बताइए कि ये क्या जो फिक्स टैक्स ये 10% टैक्स लगाया गया है, इस टैक्स के बाद गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा या फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं सिर्फ वही टैक्स देंगे अपनी आमदन के हवाले से, लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा? नहीं, देखें, पहले तो ये आप समझ लें कि ये सुपर टैक्स है, इसका फिक्स टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। ये छोटे ताजिरों पे डाला गया फिक्स टैक्स वो एक अलग चीज है। सही। और ऑलरेडी हुकूमत जो है मुख्तलिफ टैक्सेस अपने बढ़ा चुकी है। पहले ही आपकी जो मेन जो सनदें हैं जिसमें टेक्सटाइल है वो बर्बाद हो गई है। आपकी जो सीमेंट है वो चिल्ला रहे हैं, आपका जो स्टील है वो चिल्ला रहे हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल पहले ही तकलीफ में थी, जो लोकल वो भी, और जो इंपोर्टेड है उसको तो बैन कर दिया गया है। अब बात ये कि 10% ये कहकर कि जी हम गुर्बत कम करने की कोशिश करेंगे, हम खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ वजीर आजम साहब से और मौजूदा हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई वो नए सनदों को आप ढूंढें, नए लोगों को ढूंढें जिनसे टैक्स आप लें। आप तो ये टैक्स उन्हीं लोगों पे डाल रहे हैं जो ऑलरेडी पहले ही आपको बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स दे रहे हैं। आप पहले ही जो है अपने मुल्क की जितनी भी सनद है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मुख्तलिफ जराए से आप ये समझ लें कि आपका टोटल जो आपकी जो बिल्डर इंडस्ट्रीज है जो मकान बना रही थी, जो गरीबों के लिए भी और दरमियाने, वो टोटल अब आपका वो बंद हो गया। अच्छा, अब इस वक्त जो गाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले ही सनत लोकल भी तकलीफ में थी, इम्पोर्टेड को आपने ये कह करके जी हमारा डॉलर जो है हमें बचाना है। तो डॉलर वो एक गाड़ी ऐसी है जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत बाहर से समंदर पार पाकिस्तानी भेजते हैं, जो गाड़ी भी भेजते हैं, डॉलर ड्यूटी भी भेजते हैं, उसको आपने स्टॉप किया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब वो पैसा भी बाहर से आ रहा है डॉलर की शक्ल में, गाड़ी भी बाहर से आ रही है, तो आपने उसको क्यों बैन लगाया है। बहरहाल मुझे ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत का ये इक़दाम जो सुपर टैक्स के हवाले से लगाया है, तो ये इनको नए जराए, नई इंडस्ट्रीज, नए वो सनदी लोगों को ढूंढना चाहिए था या उन लोगों को ढूंढना चाहिए था जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं दे रहे। जो टैक्स दे रहे हैं उसी के ऊपर आप कह रहे हैं हम अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को देंगे। तो भाई अमीर तो पहले ही टैक्स दे रहा है आपको बड़े पैमाने पे। तो नहीं, लेकिन उसके असरात गरीबों पर वाकई आएंगे नहीं। मैं इस पे बात करते हैं
असम शहजाद साहब हमारे साथ ही रहेगा जी, मेरे साथ रहेगा। इस वक्त हमें हसन बख्शी साहब ने ज्वाइन किया है और चेयरमैन आबाद, बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान में जो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो तकरीबन 40 से 70 इंडस्ट्रीज़ हैं वो चल रही होती हैं उससे, लेकिन एक तो पहले कुछ कीमतों में इजाफा हुआ, स्टील जो है वो एक साल में कहाँ पहुँचा, सीमेंट की कीमतों में। अब ये जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, अब इन टैक्सेस के बाद सिचुएशन क्या जाएगी? मैं सादा एक समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर 1250 की सीमेंट की बोरी है तो वो जो 10% टैक्स लगाया जा रहा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं देगा, वो तो फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आएगा, वो 1250 वाली ऑटोमेटिकली 1370 में होगी। तो फिर इसका मतलब है कि आम आदमी जो घर का ख्वाब देख रहा था वो अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम सामीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आम आदमी घर का ख्वाब देख रहा था, वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। मैं तो समझता हूँ कि आम आदमी 3 वक्त का खाना भी नहीं खा सकता है। ये लगाया है इन्होंने 15, 20, 25, 30 करोड़ रुपए की जिसकी इनकम है उस पे, बट ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सब पास ऑन टैक्स होता है। यानी जो जिन सेक्टर्स को लगाना चाहते हैं, फर्टिलाइजर को, स्टील को, सीमेंट को, इनकम पे टैक्स नहीं लगवा रहे हैं, ये पास ऑन कर देंगे कॉस्ट बना के। ये बिल्कुल तो इवेंचुअली जो कंज्यूमर है वो सफर करेगा। और कैफियत ये है कि पिछले हम काम कर रहे थे, 3 दिन भराई थी हमारी लगातार, तो यकीन माने 3 दिन अलग सीमेंट का रेट था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कंटिन्यूस 3 दिन अलग रेट हैं, और ऐसा लगता है कि हुकूमत सोई भी है या उनको एहसास ही नहीं है, या शायद उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो डिसकनेक्टेड है। वो समझती है कि आप पूछे कि किस तरह लोग अपना घर पूरा कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में काम पूरा कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक चल रही थी, उस पर भी होशरुबा टैक्स लगा दिए गए। होशरुबा टैक्स लगाने से ये हुआ कि हम भी पास ऑन करते हैं, मैं आपको बताऊं, बट लेने वाले की भी तो सकत चाहिए ना, आखिर एंड कंज्यूमर की भी ताकत चाहिए। तो हमें तो इस वक्त चीजें एक ऐसे टनल में जाती हुई नजर आ रही हैं जिसके एंड पे कोई लाइट नहीं है। बोलते ना, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, पर इस टनल पे कोई लाइट नजर नहीं आ रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ तमाम लोगों ने बैठना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने खास तौर पे तमाम कारोबारी हज़रात को बिठाना चाहिए और बिठा के मशावरत से आगे चलना चाहिए। अगर वो चाहेंगे कि वो अपने शाह करते रहें, टैक्स पेयर्स पे या कंज्यूमर्स पे डाल दें, और वो अपने 50-50 लोगों के टर्की के भी करते रहे। अच्छा हसन बख्शी साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। खुरम शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन बख्शी साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, पिछले 2-2.5 साल में जो ये रियल एस्टेट है या जिसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खासतौर पर करें, वो बड़ा उसमें काम हुआ, कुछ तो बैंक लोन की वजह से भी मामला थे, बड़ी चीजें थी। क्या उस वक्त इस सेक्टर में और इससे जुड़े हुए सेक्टर्स में क्या टैक्स बेहतर तौर पर कलेक्ट नहीं हो रहा था? क्या इन सेक्टर्स का पाकिस्तान की इकोनॉमी में और रेवेन्यू में क्या कोई बहुत बेहतर हिस्सा नहीं था? देखिए, आपको और आपके सामीन को सुन के ताज्जुब होगा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स इम्पोज किया तो जो टैक्स कलेक्शन हमारे सेक्टर से 250% बढ़ गया। अच्छा, 250% ईयर टू ईयर बढ़ गया। बट हमें नहीं समझ आता और क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये कि किस तरह होना चाहिए। फिर जो बहुत बड़ा एक मसला आज होने जा रहा है, मैं आपके निशान आपको बताऊं, जब पिछली गवर्नमेंट थी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थ्रू आउट पाकिस्तान। और आगे है, इस्लामाबाद आगे है, पेशावर में भी काम हुआ। आज वो सारे कॉस्ट से बाहर निकल गए। जी हाँ, तो वो प्रोजेक्ट या तो स्टैंड स्टिल हो जाएंगे या लिटिगेशन की नजर हो जाएंगे, क्योंकि आज उस कॉस्ट पे वो आदमी इसको बनाने की काबिल ही नहीं रहा। पिछले 1-1.25 साल में सरी की कीमत 1,20,000 से आज 2,35,40,000 रुपए है। सीमेंट की बोरी की कीमत 600 रुपए से 1200 रुपए है। इसी तरह एल्युमिनियम की कीमत डबल हो चुकी है। कॉपर की कीमत 250 गुना बढ़ चुकी है। इसी तरह रेती, पथरी मिक्स, इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेबर की वो बढ़ गई, कहाँ से पूरा होगा? तो अगर
किसी भी मुल्क की पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो कोई भी कारोबारी आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। और जो इन्वेस्ट करेगा उसका हाल आपके सामने मैं कह रहा हूँ, बिल्डर डेवलपर लोग खुदा ना खास्ता ये बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जो आप बता रहे हैं, बैंकरप्सी की जानिब जाना, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं शायद वो भी उसी तरह से लिटिगेशन की तरफ खुदा न खास्ता चले जाएं। ये एक बड़ा स्वेर मामला है। इसकी वजूहात और फिर हुकूमत जो बार बार कह रही कि हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, अब मुश्किल अभी है, उस मुश्किल के हवाले से हम खुर्रम शहजाद साहब से छोटा सा ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त ये नए टैक्स के हवाले से, और हुकूमत जो बात कर रही है कि ये मुश्किल फैसले और इसके बाद बेहतरी की जानिब जाया जा सकता है। बेहतरी कैसे हो सकती है, इस पे हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, एक आम आदमी के लिए तो बड़ा मसला है कि एक टैक्स फिर दूसरा, फिर महंगाई, पेट्रोलियम लेवी वो तैयार है, यकम जुलाई से टैरिफ में इजाफा हो रहा है। लोड शेडिंग इसलिए है क्योंकि बर वक्त जो है वो गैस LNG ली नहीं गई है, तो जब पावर प्लांट नहीं चलेंगे तो अगले भी आने वाले दिनों में ये सूरत हाल होगी। तो वो जो बेहतरी की बात कर रहे हैं कि 2 महीने बाद बेहतर हो जाएगी, वो किस बुनियाद पर ये हुकूमत दावा कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वो जो बेहतरी की बात है वो मेरे ख्याल में डिफॉल्ट से बचने की बात है कि हमारे पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है, और अब अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लगा रही है, अपने खर्च से कम नहीं कर रही, तो उससे ये होगा कि ये IMF स्कीमा पे जो किया गया है उसकी वजह से IMF ऑन बोर्ड आएगा। IMF ऑन बोर्ड आएगा तो उसके साथ वर्ल्ड बैंक, ADB और दूसरे जो डोनर्स होते हैं इंटरनेशनली, वो आपको पैसा देना शुरू कर देंगे। आपके जितने भी लोन्स होते हैं, लॉकडाउन लोन्स, हैम लोन्स होते हैं और प्रोजेक्ट लोन्स होते हैं, ये सब चीज़ें। उसके अलावा चाइना जो है वो पैसे आपके जो उसने कमिट किए हैं वो ट्रांसफर कर देगा। उसके साथ साथ जो है फिर आपके पास UAE और सऊदी अरेबिया से जो कमिटमेंट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो डिफॉल्ट से हम अभी करीब हैं, अब इतने अब नहीं हैं, पहले काफ़ी हो गए थे, लेकिन इसकी वजह से निकल जाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इशू ये है कि हम ये फैसले बड़े आसान हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे टैक्स लगा देना, एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स जो है वो बहुत बढ़ा देना, इनकम्पेरेटिव कर देना उसको, और इन्वेस्टर जो है वो फिर पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगा, वो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और दूसरे कंट्रीज की तरफ देखेगा जहाँ पे इश्यूज ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें 10% पर टैक्स लग गया है, तो जो नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स है वो 29% था, अदर देन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस होते हैं। अब उन पे 10% ना सिर्फ ये ऐड हो गया है, बल्कि 4 से 5% मजीद और टैक्सेस होते हैं जो कि ऑनगोइंग चलते हैं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी 45 से 50% तक चली जाएगी। खुर्रम साहब, मैं एक चीज की बात करूं तो 15% और आप ऐड कर लें तो आपके तकरीबन जो है वो 54% तक इन्वेस्टर का टैक्स पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया। हाँ खुर्रम साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा आम फहम समझाइएगा। एक इंडस्ट्री जिसने पिछले 2 साल में बड़ा फ्लरिश किया, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 20 अरब डॉलर से ज़ायद की अपनी जो एक्सपोर्ट है उसमें आया, वो 26 अरब कह रहे थे एप्टमा कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे अगले साल में, हमारा ये टारगेट था। लेकिन अब जब टेक्सटाइल पे भी उन्होंने 10% ये टैक्स कर दिया है, उससे पहले जो टैरिफ हैं बिजली के वो आपके सामने, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ गई। अब हम साबकत जब देखते हैं कि बांग्लादेश में एक डेनिम वो तैयार हो रही है $100 में, और हमारे पास क्या वो पहले जो हम 92, 93, 94 में कर रहे थे, कोविड के दिनों में हमने इंडिया, वहाँ से हम बहुत ऊपर निकल आए, तो क्या अब वो इस सिचुएशन में जब टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, जब जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, तो क्या ये इंडस्ट्री फिर इस तरह से चल पाएगी जो ऑलरेडी 12 साल के बाद दोबारा से चली है? तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा और हम उसको मुकाबला कर पाएँ खत्ते में? नहीं, देखिए ये तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो आप भूल जाएं, ये तो अब बांग्लादेश, इंडिया कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अब आप कर भी नहीं सकते। देखें, आप IMF प्रोग्राम में आपके पास रिजर्व जो है वो 1.5 महीने के नहीं हैं, आपके यहाँ टैक्सेस बढ़ गए हैं, आपके यहाँ खर्चे कम नहीं किए जा रहे, आपके यहाँ इन्फ्लेशन जो है बढ़ने वाली है मजीद, आपके यहाँ एनर्जी की प्राइसेस जो आपने बिल्कुल सही कहा, हर चीज बढ़ रही है। तो आप ये सवाल ही नहीं बनता आपको, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये सवाल जो कर रहे हैं कि जी क्या ऐसा हो सकता है, ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। मतलब
आप इस वक्त IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, आपको एक देश से मुश्किल चीज से गुजरना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम ये आसान डिसीजन लेते हैं कि पेट्रोल पे टैक्स लगा दें और एग्जिस्टिंग टैक्स पे टैक्स लगा दें और पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, तो क्या हम IMF के साथ बैठ के सारे अपने जो हमारे एमिनिशन हैं वो सारे हम यूज करें? क्योंकि देखें जो हमारी डिप्लोमेटिक एमिनिशन हैं वो सारे हम यूज करके बताएं कि जी IMF आप भी समझें चीज को। ठीक है, हमने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की हैं, हमने पेट्रोल की प्राइसेस रोक दी थी, हमने जो है उसका कम कर दी थी, हमारी गलतियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। पिछली गवर्नमेंट ने भी गलती की, इस गवर्नमेंट ने भी डिले करके गलती करते हैं कि इस वक्त रिसेशन में दुनिया जा रही है, तो हम तो वैसे ही ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, हमारे और प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप हम पे मजीद टैक्स लगाएंगे तो हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे हम पे चोक हो जाएंगे। तो देखिए ये बात करने वाली है, ज्यादा दिन ये कि पॉलिटिकल पार्टीज से उठें और कहेंगे जी पेट्रोल पे टैक्स, इनकम पे टैक्स कर दो और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पे उस पर टैक्स कर दो, ज्यादा दिन ये कि टैक्स नेट को बढ़ाएं। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? मैं एक सजेस्ट हूँ, क्यों नहीं ऐसा होता कि पार्लियामेंटेरियंस पे तकरीबन सारे जो डिसीजन मेकर्स अभी तक आए हैं हमारे, उन सब पे 50% टैक्स लग जाए, अपनी वेल्थ पे, इनकम पे, उनकी लैंड पे, उनके एग्रीकल्चर पे, उनकी 50 चीजें और हैं। सर आप एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में तो आपके सामने टैक्स है ही नहीं और पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोग हैं इस वक्त ऐवान में बैठे हुए लगाए ना। हाँ सर वो लगाएंगे नहीं ना, वो कैसे लगाएंगे? वो है मुश्किल फैसले। मैं ये तो आपसे कह रहा हूँ कि ये आसान फैसले ये वाले हैं जो भी किए गए हैं, आसान वे आउट है ये कि आप फौरन से बस किसी भी कीमत पे जो IMF को ले आए, किसी उस कीमत को आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं अपने एंड पे, यानी कि खर्चे कम करके रादर देन टैक्स का जो है वो जरिया अपनाएं। टैक्स से आपकी इकोनॉमी बहुत रुक जाएगी, आपको बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाएगा। आप खर्चे कम करेंगे ना, उसका हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट जो अपने आप को रन करती है 600 अरब रुपए खर्च करती है। एक गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रोविंशियल की बात नहीं कर रहा। फेडरल गवर्नमेंट अपने आप को पूरे साल में कंडक्ट करती है, अपना काम करती है, तो 600 अरब जो है वो खर्च करती है। क्यों करती है 600 अरब? क्या जरूरत है 600 अरब खर्च करने की? कहाँ जाते हैं पैसे? दूसरी चीज 15-20% जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है। अरे बाबा जब परफॉर्मेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो तनख्वाहों में इजाफा कैसे होगा? या एटलीस्ट ये हो सकता है कि जो अपर क्लास है, जो मिडिल टू अपर क्लास है उसमें, या पेंशन में जो अपर क्लास है पूरी है, क्यों नहीं हम, ये है मुश्किल फैसले, ये नहीं लिए जाते। और हम करते क्या है, डेवलपमेंट पे हम जो है काट देते हैं, या फिर हम जो है वो और जो प्रोडक्टिव हमारी जो थोड़ी बहुत स्पेंडिंग होती है उस पर हम काट देते हैं या फिर टैक्स लगा देते हैं। ये आसान तरीके हैं, इकॉनमी इससे चलेगी नहीं, मजीद खराब हो। सही, ये तो इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के खाने लेने के लिए 4 गाड़ियों के प्रोटोकॉल जा रहे होते हैं सर, 22-25 सीसी गाड़ियों के, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कट लगाया जाए। बहरहाल वो एक खासा मुश्किल काम है, ऐसे वो कहते हैं कि उसको छेड़ा नहीं जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल हुई है एकदम से, जिस किस्म के इकदामात और उसके बाद सिचुएशन वो नज़र आई। ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि एकदम आकर गिरी 2250, 2250, फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में कुछ उसने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी 1750 पॉइंट्स जो है वो नीचे चली गई है। ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पूरी दुनिया में नज़र आ रही होती है कि कहाँ क्या सिचुएशन हुई। ये अचानक सिर्फ एक बयान और टैक्स की वजह से ये सूरत हाल हो गई ज़फ़र साहब? बिल्कुल मुदस्सिर, ये जो सिचुएशन है ये डे टू डे जो है बजट देना और डे टू डे नए टैक्सेस लगना, ये दुनिया में हमने फर्स्ट टाइम देखा है। और ये जो है मैं पहले भी कह चुका था कि जो जिस दिन इन्होंने फ्यूल प्राइसेस को और सुई नॉर्दर्न सुई साउदर्न को बढ़ाने का दिया था वो पहला बजट था। ये जो 10 जून को आया मिस्सा का वो दूसरा बजट था। और अब ये मैं सोच रहा था कि कुछ दिन लगेंगे तीसरा बजट आने में, वो उन्होंने आज ही दे दिया है। मेरे ख्याल में IMF ने जो है ऐसे सिचुएशन कर दी है और ऐसे हम सबको पकड़ लिया है इंक्लूडिंग मी कि भाई वो आप ये करोगे, ये सिस्टम में चलोगे तो आगे की किस्त मिलेगी, नहीं तो आस्ता ला विस्ता, वो स्पेनिश में बोलते हैं कि बाय बाय। तो अभी स्टॉक एक्सचेंज पे तो लोग एकदम परेशान, आज ही के दिन जो है वो खासी बुरी सूरत हाल हो गई है और आज वीक एंड हो रहा है। इसका मतलब है कि लोग अब आएंगे, वो जो एक सरमायाकारी की एक बन रहा था सिचुएशन, वो आप समझते हैं कि अगले वीक में वो क्या हो सकती है?
भाई जुम्मे का दिन है, कई चैनल ये चला रहे थे कि बिजनेस मअतल कर दिया गया है। हमारे 2 सेशन होते हैं जुम्मे को जी, नमाज से पहले और नमाज के बाद। जी मअतल वो ऑटोमेटिक हुए थे, लेकिन हम चुपचाप निकल गए क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद ये सब जो उधर लोग आते हैं वो हमें बात करते हैं, पता करते हैं और अपना शदीद मुज़म्मत और रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इससे पहले कि ये रद्द में आए चुपचाप निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर जो हालात है ना, ये कैपिटल मार्केट के ही नहीं, आप ये हमारे जो टावर का एरिया है वो 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, चाहे वो कपड़ा मार्केट हो, जोड़िया बाजार हो, स्पाइसेस मार्केट हो, मैरियट रोड हो, उधर भी सब बिजनेसेस बंद है। और ये जो बिजनेसेस बंद करने का सिस्टम है ना, ये हमने मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोग सब मेरे दोस्त बैठे HM और ये शहजाद और ये सब तो मेरे दोस्त हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ आप 50 साल के अखबार उठाएंगे ना तो पोस्ट बांग्लादेश भी यही हालात। सिचुएशन अल्लाह ना करे कि मतलब ये इस किस्म की हो जाए। बिल्कुल अल्लाह, बिल्कुल आप की सही कहते हैं ना कि श्रीलंका बन सकता है, तो श्रीलंका से पहले हमने ये देखा है, हमारी फैमिली 100 साल से कैपिटल मार्केट में है। बिल्कुल, तो आप जो बात कर रहे हैं सिचुएशन वाकई बड़ी ख़राब है, लोग परेशान हैं। ये आज की बात शहजाद साहब, कारोबारी तबका ना, आप लोग बड़े कारोबारी लोग हैं और वो परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं आम आदमी की आज की दोपहर की बात करता हूँ, जैसे ये सिचुएशन हुई है लोग घबराहट हो गई है लोगों को कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या मज़ीद क्या होगा। ये जो खौफ का एलिमेंट है, क्या हुकूमतें ये जो फैसले कर रही होती हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि कारोबार अगर इस तरह से होगा तो फिर तो मुल्क की बाकी इकॉनमी नहीं चलेगी, जब इकॉनमी नहीं चलेगी तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। तो इस सिचुएशन में जो घबराहट है वो हुकूमत को क्यों नहीं हो रही जो आम आदमी को हो रही? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो इतनी ज्यादा गमगीर है, और ये जितने भी टैक्सेस डाले गए हैं ना, आज ये सुपर टैक्स जो डाला है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवाम पर डाला है। 90% हमारी अवाम या तो गरीब है या दरमियाने तबके की है। आप कौन से अमीरों से टैक्स लेके आप किन पे डालना चाह रहे हैं? ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवाम पर ही जाएगा, चाहे वो सीमेंट की शक्ल में जाए, चाहे सरिये की शक्ल में, चाहे चीनी की शक्ल में जाए, चाहे ऑयल एंड गैस में। बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी टैक्सेस आपने सुपर टैक्स जिन चीजों पे डाला है वो खुदा का खौफ खाएं आप। जो है ना, मेरा ख्याल है कि आज मुझे समझ में नहीं आई कि ये ऐलान तो वजीर खजाना साहब ने कर रहा था, आज वजीर आजम साहब खुद आके ये ऐलान कर रहे हैं। तो मैं क्या समझूं कि वजीर खजाना इस टैक्स के डालने पर, सुपर टैक्स डालने के ऊपर या तो वो मुतमईन नहीं थे या उन्होंने हामी नहीं भरी है, वजीर आजम ने डायरेक्टली ये टैक्स डाल दिया। आप मतलब कहाँ जा रहे हैं? आप या तो उस इंडस्ट्री के लोगों को बिठाएं। मुझे बता रहा हूँ, इस पाकिस्तान की भलाई के अंदर हमने पहले बहुत कुछ लुटाया है और भी हम लुटा सकते हैं, लेकिन इस तरह आप ये जो स्लो पॉइजन देके आप तमाम चीजों को खत्म कर रहे हैं, जड़ से खत्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जो है ये टैक्सेस जो भी इन्होंने डाले हैं, खुदारा ये ऊपर जाएगा, अवाम के ऊपर जाएगा। हुकूमत को ये फैसला जो है, मेरा ये ख्याल है कि तमाम इंडस्ट्रीज के लोग, तमाम बिजनेसमैन, तमाम चेंबर्स और फेडरेशन इसके ऊपर एक भरपूर एहतजाज करेगी। और ये क्योंकि ये पब्लिक के ऊपर है, सही में जाएगा, ये अवाम के ऊपर जाएगा भाई। नहीं, वो अभी टैक्सेस नहीं, वो हसन बख्शी साहब ने अभी बड़ा अच्छा किया, वो कहते हैं पास ऑन टैक्स है बेसिकली। ये पास ऑन, जैसे मैंने इब्तिदा में अभी प्रोग्राम में बताया कि ये पास ऑन है, ये आम आदमी पर ही जाना है और वो नहीं देगा ना जब जिस पे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है ऑलरेडी टैक्स इनकम पे। मैं साहब आपको जो जराए रेवेन्यू देना चाहते हैं, अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ यूज कार PR बैगेज गिफ्ट के तहत बाहर से गाड़ी भी आ रही है, डॉलर भी आ रहा है, आपको मुल्क चलाने के लिए और डॉलर चाहिए, समंदर पार पाकिस्तानी देने के लिए तैयार है, आपने उसको बैन लगा दिया है। तो मुझे ये मंतक समझ में नहीं आई कि ये फैसले कौन कर रहा है, और जो मुल्क के मफाद में नहीं है वो फैसले कौन कर रहा है।
सर ये तो जिस किस्म की इंपोर्ट पर लगाए हैं उन्होंने पाबंदियां, बहरहाल ये भी एक पूरी अलग डिबेट है। मैं एक चीज़ हसन बख्शी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ये चीज़ें तय हो रही होती हैं, हर इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ की अपनी एसोसिएशन है, जैसे आपकी भी एक है आबाद, क्या हुकूमत आप लोगों से कंसल्ट नहीं कर रही होती, बात नहीं कर रही होती कि हम ये करने जा रहे हैं? क्या सिर्फ वो ब्यूरोक्रेसी, वो चंद लोग हुकूमत के साथ बैठकर वो टैक्सेस और चीज़ें बना देते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मनफी होता है? ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही कि क्या आप लोगों से कोई गुफ्तगू नहीं होती, कोई बात नहीं होती कि हम ये करने जा रहे हैं और आप इसका हिस्सा हैं, स्टेक हैं, तो ये किया जाए या ना किया जाए? देखिए, मैं तो कहता हूँ हम तो फिर भी दूर हैं, एक एसोसिएशन है, एक स्टेक होल्डर है। मैं समझ रहा हूँ कैबिनेट में मुशावरत नहीं हो रही है, ये ऑन पॉइंट तो बात खत्म हो गई ना। मतलब जब उनको पता नहीं है, आप कैबिनेट के मिनिस्टर से पूछें तो उनको बोलता है हमें नहीं पता यार क्या हो रहा है। तो फिर आप कैफियत समझ सकते हैं ना ये किस तरह काम हो रहा है और ये किस तरफ जा रहा है। और ये टैक्स लगाने से ना सिर्फ मैंने कहा महंगाई पास ऑन होगी, ये जो कॉर्पोरेट इदारे हैं ये रिट्रेंचमेंट भी करेंगे, ये अपनी कॉस्ट को सेव करने कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो खुदारा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किस तरह काम करना चाह रही है, कहाँ किस डिक्टेशन पे काम कर रही है, ये हम इस पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये तो मैं आपके अभी शो पे सुन रहा था, सब माशाल्लाह मोतबर सीनियर पुराने कारोबारी लोग हैं और सबके नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं जी, सबकी नेगेटिव फीलिंग है और यही लोग आगे जाके कारोबार को या तो बढ़ाते हैं या पॉजिटिव सेंटिमेंट या पॉजिटिव वेव्स देते हैं। जब आप हमें कोई पॉजिटिविटी नहीं देखेंगे तो क्या हम ऐड ऑन कर रहे हैं आगे? नहीं, ये हसन साहब ये मसला तो यही है ना कि आप सब लोग नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं इस सारे अमल के हवाले से, और हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो है वो बेहतर फैसले नहीं हो रहे, तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो और ज़्यादा परेशान, प्रोग्राम देखने वाली जो आवाम है पाकिस्तान की वो और परेशान हो रही है कि ये कारोबारी तबका जिन्होंने बिजनेस चलाना है, मुल्क की इकॉनमी चलानी है, वो अगर इस तरह से वो परेशान है तो फिर आम आदमी जिसने तो जाकर 2 रुपए से लेकर तो 2 लाख की खरीदारी करनी है वो तो उससे ज़्यादा परेशान होगा। तो खुर्रम साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कोई मतलब जो डायरेक्शन जा रही है वज़ीर ख़जाना गवर्नमेंट जो फैसले IMF फिर भी नहीं मान रहा है, तो ये किसी जगह तो जाकर सर कोई नुक्ता इख्तिताम होगा या नहीं होगा कि हर रोज़ नया 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 ऐसा कुछ आता रहे जिसके बारे में बकौल जैसे वो बता रहे हैं कि कैबिनेट को भी इल्म ना हो, आप जैसे हम जैसे लोग तो फिर बहुत बाद में रह जाएंगे। अभी तो हम 2, 3, 4 महीने 5 महीने इन पर ये साल के एंड तक जो है टफ टाइम है काफी। नया साल जब शुरू होगा तो इस वक्त चीजें देखनी पड़ेंगी। तो इस वक्त अगर जो है ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाती हैं तो वही रिलीफ हो सकता है, अदरवाइज ऑयल प्राइस अगर नीचे ना आए तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगी। इवन हम IMF प्रोग्राम में भी होंगे तो हमें मुश्किल होगी क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास होती हैं तो हम उनको वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इस तरह से आ नहीं रही है, पॉलिसी हो रहा है, इलेक्शन जो है अगले साल होने हैं, साल होने हैं, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें एक से बात हैं, तो जिस तरह की चीज़ें होती हैं अनसर्टेनिटी होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में 6-8 महीने में काफ़ी टफ हैं। अगर बीच में ऑयल प्राइसेस टूटती हैं फॉर सम रीजन जो कि लगता है कि इंटरनेशनल प्राइसिंग जो है ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकती है, तो फिर हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस की नीचे आने की वजह से पेट्रोल प्राइस में इजाफा ना किया जाए या मजीद कॉस्ट साइज ना बढ़े, इसमें जाके थोड़ा सा स्टेबिलिटी का फैक्टर आना शुरू हो और इतनी स्टेबलाइज हो जाए, फिर समझ में आता है कि कुछ जो है मिल सकता है कोई भी गवर्नमेंट हो उसको बेहतर जो इकॉनमी मैनेज करके। अच्छा नहीं खुर्रम साहब, एक और बात की जा रही है कि ये आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, लेवी लगा दिए कि तो वैसे बढ़ता जाएगा, वो तो खैर, लेकिन दूसरा ये डॉलर कहा जा रहा है कि 175 से 180 के दरमियान होना चाहिए। पिछले कल हमने देखा डॉलर नीचे आया, तो क्या ये डॉलर वापस रिवर्स हो सकता है, मुमकिन है? जी बिल्कुल हो सकता है। वो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह के डिसीजन लेने से ये है कि एक तरफ हमें नुकसान बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डैमेज है। दूसरा इनके लिए हम बॉन्ड प्रोग्राम में जा सकते हैं, जैसे कभी दूसरे ने भी कहा कि हम IMF प्रोग्राम में चले जाएंगे और IMF प्रोग्राम में जैसे चले जाते हैं, कल फर्स्ट कोई अपडेट आती है, नेक्स्ट वीक में आती है, तो इसमें आप देखेंगे कि चाइना तो ये और दूसरा स्टोर जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगे IMF की वजह से, तो हो सकता है।
जो कि $200 $200 से भी। तो अब वो देखते हैं कि अब ये जो आप बात कर रहे हैं वो हो, तो उसके बाद शायद डॉलर भी नीचे आए और हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि ऑयल प्राइस नीचे आए। लेकिन जिस डायरेक्शन में हुकूमत जा रही है, कारोबारी हजरात जो हैं वो खास से परेशान नज़र आ रहे हैं, आवाम का तो बुरा हाल। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, हसन बख्शी साहब आपका भी, अचम शहजाद साहब आपका भी, और जफ़र आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।